नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। जर्नलिस्ट इंडिया की टीम आप पहुंची है मुरादाबाद मंडल में और हम जानना चाहेंगे कि एक मंडल कैसे चलता है। हम यहाँ के कमिश्नर से आपको मिलाएंगे, उनसे ये जानेंगे कि एक जिला कैसे चलता है, राज्य को कैसे चलाया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर आंजनेय सिंह जी। और जो ये शब्द है, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना दम है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट इंडिया में। सर, चर्चा है कि आपके बारे में कि कहा जाता है कि आपको सबसे मुश्किल टास्क आपको दिए जाते हैं और आप उसको करके आगे गुजरते हैं। क्या ये ताकत इस नाम से मिलता है आपको? नहीं, टास्क मुझे कोई दिया नहीं जाता। हर एक व्यक्ति जो इस प्रोफेशन में है और किसी भी प्रोफेशन में, और जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। प्योर प्रोफेशन आप उसी को कहते हैं, शुद्ध प्रोफेशनलिज्म, जहाँ पर आप जैसी भी परिस्थिति आए आप अपने प्रोफेशन के अनुरूप व्यवहार करें। हमारा थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, और शामिल होती हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होना लाजमी है। हम उसको उसी तरीके से हैंडल भी करते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी आईएएस अधिकारी हैं वो इसी तरीके के, बल्कि हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति से बहुत सारे हमारे प्रेडेसेसर गुजरे हों, हमारे पूर्ववर्ती गुजरे हों। बस यूं है कि अगर आप इस जॉब में हैं तो आपको तैयार रहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी दिक्कत आएगी आपको कूल काम तरीके से और उस परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करते हुए हैंडल करना है। सर, मुरादाबाद मंडल में 5 जिले आते हैं, तो सर 5 जिलों को संभालना कितना चैलेंजिंग टास्क है? देखिए, जिले को संभालता है जिलाधिकारी। मंडलायुक्त का काम है सिर्फ मॉनिटरिंग करना। और मेरे यहाँ सभी जिलाधिकारी ठीक है, अच्छे हैं, और कई सारे अनुभवी भी हैं। बेसिकली जो हमारा जो पूरा तंत्र है वो, उसमें जिला बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और जिला कलेक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। बल्कि अभी अगर आप कॉमन लोगों से पूछे तो ज़्यादातर वो कलेक्टर को जानते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस को बहुत कम समझते जानते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि जिले की चलाने की धुरी होता है कलेक्टर। हम सब उस दौर से जो भी गुजर जाता है तो एक अनुभव हो जाता है उसका। मेरा काम एज ए कमिश्नर सिर्फ इतना होता है कि हम जिले के जिलाधिकारियों को ज़रूरत पड़ने पर, जब उनके द्वारा पूछा जाए तो हम उनको राय दें। इसके अलावा हम मॉनिटरिंग करें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और हमारा बेसिक काम है शासन को रिपोर्ट करना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि अगर हमें ज़रूरी पड़ता है, शासन निर्देश देता है, तो हम किसी जिले में विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। पर वो जितने काम होते हैं जनपद के, होते जिलाधिकारी के ही माध्यम से हैं। तो जनरली 5 जिले हैं, 5 जिलाधिकारी चला रहे हैं और बेहतर चला रहे हैं। मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है जब कोई ऐसी परिस्थिति ना आवे कि जिलाधिकारी को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़े। पर हाँ, पॉलिसी मैटर्स हों या ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई हों, और उसमें मैं इस परिस्थिति से गुजरा हूँ तो मैं उनको बेहतर सलाह दे सकता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि न तो जिलाधिकारी उस परिस्थिति से गुजरे, न मैं गुजरा, तो शासन हम संदर्भित करते हैं फिर चीज़ों को। शासन में हमारे उच्चाधिकारी उस मामले में राय देते हैं। ये तो एक श्रृंखला है जो चलाती है। उस श्रृंखला में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग रहते हैं। फिर भी मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि जिले को तो जिलाधिकारी ही चलाता है, हमारा काम तो बस देखते रहना होता है। मॉनिटरिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, एक अभी आप बोल रहे, मैंने आपसे पूछा था कि आपको मुश्किल टास्क दिए जाते हैं और आप कर गुजरते हैं, तो सर उसी को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी संभल का जो मुद्दा चल रहा था उसमें सर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था, और उसके बाद ये कहा गया कि वो टास्क भी आपके हाथ में आया। उसके बाद फिर देखा गया कि पहले सर्वे हुआ था तो थोड़ा सा विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद जब आपको टास्क मिला, उसके बाद फिर जब सर्वे हुआ तो किसी को पता भी नहीं चला और सर्वे हुआ, तो सर ये कैसे पॉसिबल आपने? नहीं, देखिए, संभल में मेरी उपस्थिति मात्र संयोग है। वहाँ पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी कायदे से अच्छे से संभाला। परिस्थिति बस ऐसी बन गई थी, एक कोर्ट का आदेश था, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं। मैं अगर सिलसिलेवार अगर उसको आपको बताऊं तो 19 मार्च को कोर्ट में ये मामला पड़ा।
कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट ने कैसे फैसला सुना दिया, जिस दिन मामला कोर्ट में गया उसी दिन कैसे फैसला सुना दिया। कोई फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया था। कोर्ट ने ये कहा था कि 29 तारीख तक सर्वे करके हमें दें। अब सर्वे क्या है? सर्वे रिकॉर्डिंग है। क्या है? दावा ये किया गया था कि ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसमें तब्दीलियां की गई हैं और उसमें ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को स्मारक को क्षति पहुंचाई जा रही है। बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक चीज जो मैंने देखी थी वो ये भी थी। अब शायद इसीलिए, मैं तो जज नहीं हूँ, परिस्थितियों के अनुरूप मैं बता रहा हूँ कि शायद इसीलिए हुआ होगा कि अभी क्या स्थिति है इसके लिए कोर्ट कमिश्नर तय हुआ और ये हुआ कि इसका सर्वे करा लो। 19 मार्च को सर्वे का आदेश हुआ और 19 मार्च को उस समय ये तब तक मेरे संज्ञान में बात नहीं थी पूरी तरह। जब ये लोग सर्वे कर, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन था, यहाँ बाई इलेक्शन था, तो हमारा सबका ध्यान जनरली, क्योंकि मैं मंडलीय मुख्यालय मुरादाबाद में और मुरादाबाद में ही एक प्लेस पर बाई इलेक्शन हो रहा था, तो वैसे कमिश्नर का रोल बाई इलेक्शन में या इलेक्शन में सीधा नहीं होता, पर कई बार होता है कि व्यवस्थाएं सही सुचारू हैं कि नहीं, कानून व्यवस्था, बस मैं इसकी रिपोर्ट ले रहा था जो सामान्य एक प्रक्रिया होती है। अच्छा, दूसरा सर्वे को जो 19 मार्च को हुआ उसको बहुत गंभीरता से इसलिए भी नहीं लिया गया कि फोटोग्राफी तो है, वीडियोग्राफी ही तो है, उसमें क्या किसी को दिक्कत हो सकती है, और वो भी तब जब मस्जिद कमेटी को पता है। तो 19 मार्च को जब सर्वे हुआ, जो सारी चीज़ें मुझे बताएगी, उस सर्वे के दौरान जो वहाँ के माननीय सांसद हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुँच गए, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनके पुत्र हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुँच गए और काफ़ी डिस्टर्ब किया गया सर्वे को। तो कोर्ट कमिश्नर ने उस सर्वे को कहा अब आज का हो गया, अब बाद में देखेंगे और उसको वहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब इस पूरे प्रकरण में प्रशासन का रोल क्या है? फैसिलिटेटर का, कि कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट कमिश्नर ने दिया है, सर्वे कराएंगे, आप सर्वे सही ढंग से संपन्न हो, बस इतना आप करें, और प्रशासन ने अपना काम किया। अब 29 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट देनी थी, लेकिन सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ये तय हुआ कि सेफर साइड में 24 तारीख को हम सर्वे फिर से करेंगे। 24 तारीख को चुनने के पीछे वजह है, 20 तारीख को इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर जुमे की नमाज, और फिर 23 तारीख को काउंटिंग होनी थी, 24 तारीख को संडे था, 25 और 26 को कोर्ट कमिश्नर के यहाँ घर में ही कोई शादी या कोई ऐसा फंक्शन था, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई थी कि 25-26 को नहीं रहेंगे। अब बचते हैं 3 तिथियां, 27, 28, 29। जब सोमवार और मंगलवार गुजर जाता है तो बचा बुध बृहस्पति, उसके बाद जुमा। जुमे के दिन आप सर्वे कर नहीं सकते, तो बचे बुध और बृहस्पति, यानी आपके पास केवल 2 दिन होते और वो एक रिस्की हो जाता, जो मुझे बताया गया। इसलिए चुना गया कि 24 संडे है, संडे को बहुत ज़्यादा गतिविधियां भी नहीं रहेंगी और आराम से हो भी जाएगा, प्रशासन भी खाली रहेगा, तो बहुत समस्या नहीं है, इसलिए 24 को चुना गया। अच्छा, 24 को जब चुना गया तो 23 तारीख को दोनों पक्षों को खबर भी कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि उसमें कहा गया कि सबको क्यों नहीं बताया गया। देखिए, अदालत में 2 पक्ष हैं, एक पक्ष जिसने मुकदमा डाला और दूसरा पक्ष है जो मस्जिद कमेटी पक्ष, जो दावा करता है कि मस्जिद के प्रशासन वो संभालता है, मस्जिद का प्रशासन, और तीसरा पक्ष है ASI। ASI का जो प्रतिनिधित्व था उसमें था और बाकी दूसरे पक्ष को सूचित कर दिया गया और सर्वे का समय तय किया गया, और यह तय हुआ कि सर्वे 7 बजे से 11 बजे के बीच में होगा। चूंकि 19 मार्च को सिवाय सांसद और उनके समर्थकों की और विधायक और उनके समर्थकों के किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई थी। सांसद जो, जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा, आपने सुना होगा कि वो वहाँ थे नहीं। बाकी एहतियातन ये बात आई थी उस दिन शाम को कि, और मैंने भी जिलाधिकारी से बात की थी, ये संभव है कि सर्वे को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाए। एहतियातन दुकानें बंद करा दी गई, 5 कंपनी PSC वहाँ लगाई गई, लोकल फोर्स लगाई गई, और ये कि उस एरिया को बैरिकेड करके वहाँ किसी को आने जाने ना दिया जाए, तो मस्जिद एरिया को, प्रीमाइसेस को सुरक्षित कर दिया जाए। दूसरा ये था कि मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि इसके बहाने अफवाह फैलाई जाए और फिर इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए, उसके लिए भी पुलिस की तैनाती पर्याप्त थी। अब सर्वे हुआ तो ठीक शुरू हुआ और ठीक चल भी रहा था, फिर अचानक से लोग इकट्ठा हुए करीब 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास।
मैं यहीं था, मैंने बात भी की उस समय, तो ये हुआ कि सब सर्वे सुचारू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करीब करीब 9 बजे के बाद जिलाधिकारी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं, हमारी पुलिस उनसे निपट रही है, अभी भगा दिया है। तो मुझको लगा कि जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि परिस्थिति कंट्रोल रही है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों की पहली पोस्टिंग थी। हालांकि अच्छी चीज़ ये थी कि डीआईजी साहब खुद मौजूद थे, पूरे मामले को देख रहे थे। मैं जब तक संभल पहुंचा तब तक बवाल शुरू हो गया था, और मैं जिस जगह पर मैंने अपनी मौजूद मेरी बात हो गई सब लोगों से, जिस जगह पे मैं मौजूद था उससे थोड़ी ही दूर पर ये स्ट्रक्चर था और वहाँ पे सारे बवाल हो रहे थे। तो वो जो सारा जो बवाल हुआ और उसके बीच में गोली चली और पथराव हुआ, वो सारा कुछ दूसरी जगह हो रहा था, मैं दूसरी जगह था, उस जगह पे भी बवाल हो रहा था। मेरी मौजूदगी उस जगह पे इसलिए थी कि वो जंक्शन था हिंदू और मुस्लिम दोनों एरिया का, और दोनों अभी तक आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण में ये मामला केवल मुस्लिम मुस्लिम का था। ये हिंदू मुस्लिम दंगा ना होने पाए, इसके लिए भी हमारी सतर्कता थी। अब जो ये इंसिडेंट हुआ उस दौरान क्या हुआ कि पूरा एरिया बंद है, उसके बावजूद लोग इकट्ठा हुए। फिर एक सवाल ये उठता है कि आपने लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया? जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद एक रोड है और रोड के बाद मोहल्ले हैं। मोहल्लों को अगर हम बैरिकेड कर देंगे, सघन बस्ती है, तो सवाल ये उठेगा कि लोगों को तो आप अपने घरों में ही जाने से रोक रहे हैं, तो हम लोगों को घरों में जाने से रोक नहीं सकते। तो और कहेंगे लोग कि हम अपने घर पे तो आ जा सकते हैं। इसी बहाने पीछे भी एक रोड कनेक्ट होती है, धीरे धीरे दूसरे जगहों से लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। अब जो बच्चे मारे गए या जो बच्चे या व्यक्ति वहाँ पे मारे गए, उनके बारे में एक आम धारणा है कि साहब वो तो घर वाले परिवार वाले यही कहेंगे कि वो अपने काम से गया था, वहाँ काम से जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब बाजार बंद है, जब कोई प्रतिष्ठान नहीं खुला, वहाँ तक अच्छा अगर उस रास्ते से आपको जाना है तो बैरिकेडेड है, आप जा नहीं पाएंगे। किसी भी सामान्य तरीके का अगर ट्रैफिक जाम भी हो जाता तो हम और आप रास्ता बदल लेते हैं, तो कोई वहाँ क्यों जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो पूरी भीड़ इकट्ठी हुई थी वो इसी बात के लिए इकट्ठी हुई थी, और उनका जो पूरा फोकस था वो मस्जिद का पूर्वी द्वार है, मेन द्वार पूरब की तरफ है, बाकी पीछे एक सीढ़ी नुमा है स्ट्रक्चर जो एक गली के बराबर खुलता है। गली में पूरी भीड़ इकट्ठी थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनकी ऊपर की तरफ थी और वो सीढ़ी के रास्ते चढ़ना चाहते थे। पुलिस की ड्यूटी क्या थी? पुलिस की ड्यूटी थी कि सबको रोक दे। उन्होंने रोका तो इस दौरान आंसू गैस के गोले भी चले। पुलिस की स्थिति ऐसी थी कि पीछे हटने के लिए उनके पास रास्ता नहीं था। गली में अगर ना आए, गली के सामने अगर ना आए तो ये लोग सीधे सीढ़ी पे चढ़े, और गली के सामने अगर आए तो इनके ऊपर इतना भयंकर पथराव कि इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी खराब थी कि उनमें से कईयों की जाने जा सकते थे, हुए भी, घायल भी हुए, दूसरी तरफ भी लोग मरे। अफसोस है कि लोगों का मरना किसी भी सामान्य जन का जनरली हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर हमारी प्राइम ड्यूटी थी कि इस पूरी घटना को रोकते। अब हमारा प्रशासन का जिम्मा क्या था कि सर्वे सुचारू रूप से हो, लोगों को अनाउंस कराया गया। सर्वे बीच में 11 बजे के करीब सर्वे रोक दिया गया, 10:30 बजे, और 10:30 बजे टीम को रवाना कर दिया गया सुरक्षित। दूसरी तरफ से आगे जाके जब वो हिंदू मोहल्ले में पहुंचे, कुछ लोग उनसे जुड़े और उन्होंने नारे भी लगाए, तो कुछ लोगों ने इस पर भी ऑब्जेक्शन कहा कि भाई उन्होंने वो नारे लगाते पहुंचे थे, जबकि जिस व्यक्ति ने उसको शूट किया था वो एक चैनल का रिपोर्टर था, और उसने बताया कि ये जाते वक्त कुछ लोग जुड़े और नारे उन्होंने लगाए। तो एक जो थ्योरी बनाई गई कि भाई नारे लगाने की वजह से ये भड़क गए, ऐसा नहीं था। और धार्मिक नारे तो पहले से मस्जिद के बाहर लगा रहे थे ना, तो हमने पीट दिया। हालांकि उन्हें से पकड़ के लोगों को कोतवाली ले जाया गया, और जो लोग नारे लगा रहे थे, नारे लगाने की वजह से किसी को हम पीट नहीं देते। ये जो पूरा प्रकरण पटाक्षेप हुआ, उसके बाद मैं अपनी टीम से मिल पाया। तो जो ये बात है कि कंट्रोल करने की, एक्चुअल में फील्ड पे काम कर रहे होते हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम। वहाँ पे एक एसडीएम घायल भी हुआ, वहाँ पुलिस के अधिकारी चाहे सीओ हो चाहे एसएचओ हो, सभी थे, खुद डीआईजी साहब मौजूद थे। पहली दृष्टि में देखिए तो इन्हीं लोगों ने इसको फेस किया। मेरा काम था उसके बाद ये फ्लेयर अप ना होने पावे, इसके लिए एक मशवरा करके अपनी टीम को उस काम पे लगाना।
हम लोग मिले। जब वहाँ पे घटना दबी, उसके बाद दूसरी तरफ वो लोग पथराव करने लगे उस जगह पे जहाँ पे मैं था। वहाँ पे उनको रोका गया। जिन लोगों को हम पकड़ सकते थे उस दौरान उसी समय पकड़ा भी। और फिर ये तय हुआ कि इसको फ्लेयर अप ना होने देने के लिए क्या किया जाए, बातचीत का सिलसिला शुरू करें या लोगों से सभी लोगों से जो गणमान्य है। पहले मैंने यही पूछा क्या क्या किसी से बातचीत की गई, तो अभी उस समय बातचीत करने का सवाल ही नहीं था। तो एक तो कि इसको फ्लेयर अप ना होने दे, बाहर बढ़ने ना दे। हमारा मंडल संवेदनशील मंडल है, सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अलर्ट पे रहें और हम आगे का रास्ता क्या ऐसा अपनाएं जिससे लोगों में विश्वास बहाली हो सके। मैंने जो किया सिर्फ इतना ही किया कि सबको इकट्ठा करके अमूमन ऐसे मामलों में जैसा होता है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप देखेंगे सामान्य घटना तो है नहीं, मीडिया भी इकट्ठा होता है, लोग कोर्ट में भी जाते हैं, रिपोर्ट्स भी जनरेट करनी होती है, लोगों से बातचीत भी करना होता है, तमाम तरीके के कागज जनरेट करने होता है। एट द सेम टाइम जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया उनको तुरंत डिटेन करने की भी चीज़ होती है। पुलिस और प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पे काम कर रहा होता है। ऐसे में जब हमारा एक अनुभव है, हमारी ड्यूटी होती है उन सारी चीज़ों को सुचारू रूप से करना। पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो शामिल नहीं है कोई निर्दोष न इसमें फंस जाए। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया और फिर सभी ने अपने अपने काम बांटे। ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हम कितना सहयोग कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर होने के नाते। क्योंकि देखिए कमिश्नर का या डीआईजी का जो रोल है जितना भी होगा वो जाएगा मार्फत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के, वो एकदम सेंटर में होते हैं। तो अगर मैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि सीनियर की राय उनके लिए बड़ा बर्डन बोझ की तरह भी हो सकती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी राय दें जिसके लिए हम उनकी बर्डन को कम करना चाहते थे, हल्का करना चाहते थे। इस पूरी प्रक्रिया में जो भी हुआ, और जैसे कि मैंने जिम्मेदारी ली कि मीडिया की ब्रीफिंग मैं करूंगा, जो सारी घटनाएं हैं और जो भी हम करेंगे बिना तथ्यों के नहीं करेंगे, बिना सबूत के नहीं करेंगे, बिना एविडेंस के नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा था, इसलिए कि उस चीज को मैं प्रेजेंट कर रहा था। ये सारी घटनाक्रम मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आप पूरा एक सिनेरियो समझ सकें और उसमें मेरा रोल समझ सकें। मेरा रोल सिर्फ एक सुपरवाइजर का है, मेरा रोल एक एडवाइजर का है। लेकिन चूंकि सारे काम हमारा रोल उस समय ये होता है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर ना पड़े। हम जो चीज़ उनसे बांट सकते हैं उतना तो कम से कम जिम्मेदारी निभाएं। तो मेरे हिस्से मीडिया ब्रीफिंग आया और मैं लोगों को दिखाई दिया, बस इतना ही है। सर आपने अभी एक बात कही थी कि जो सर्वे हो रहा था उसको बाधित करने की एक प्लानिंग हुई। क्या इसको ये माना जाए कि ये पॉलिटिकल प्लानिंग थी या इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र थे? जैसे और ये बात भी सामने आई थी कि इसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट। देखिए कोई भी चीज़ होगी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं बहुत दूर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा, उसमें कई सारी थियरीज आई। हमने किसी थियरी को खारिज नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर जब आप होते हैं तो कई बार एक छोटा सा किसी का कहा किसी की कही हुई चीज़ आपको उस लीक तक पहुंचा देती है जहां जरूरी हो जाना। यह काम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का है। एसआईटी पूरी गठित की गई, शासन की तरफ से जांच आयोग भी गठित कर दिया गया। तो हमारा उत्तरदायित्व तो सबके प्रति है। हम किसी भी थियोरी को ना नहीं कह रहे हैं तब तक जब तक हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते, लेकिन ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर जब भी पूरा प्रकरण चल रहा था संभल वाला, तो उसमें एक काफ़ी सर्च किया गया मीडिया की तरफ से भी, मुरादाबाद गजेटियर। तो सर थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये मुरादाबाद गजेटियर है क्या और इसका संबल को लेकर क्या मतलब इसमें से ढूंढने की कोशिश की जा रही थी? देखिए गजेटियर एक परंपरा है, ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा है। सामान्य तौर पे गजेटियर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होता रहा है। यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनाने की परंपरा थी, जो लास्ट मुझे पता चला 1988 तक तो चली। प्रदेश का जो गजेटियर डिपार्टमेंट है वो सभी जनपदों के गजेटियर तैयार किया करता था।
हमारे यहाँ जो अवेलेबल गजेटियर जो लास्ट मिला है 1981 का मिला है, हो सकता है 1988 में भी तैयार किया गया हो, पर अभी हमारे हाथ नहीं लगा है। तो और अगर आप देखेंगे तो मुरादाबाद मंडल का गठन हुआ 1980 में। मुरादाबाद मंडल के गठन होने के बाद 2 जनपद बन चुके, अमरोहा और संभल। अब अगर इस दृष्टिकोण से आप देखें तो जो लास्ट गजेटियर बने उसमें न मुरादाबाद मंडल कवर है, न 2 नए जनपद कवर है। अच्छा, गजेटियर इसलिए जरूरी हो जाता है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे अगर गजेटियर देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि इसके पीछे पहले कितनी सारी चीजें हुई हैं, मुझे कहाँ से आगे जाना है, मतलब एक रेडी मटेरियल मुझको मिलता है कि उससे आगे मुझे क्या करना है, एक आइडिया भी मिल जाता है। और दूसरा, आंकड़े मिल जाते हैं मुझे कि इन आंकड़ों से आगे अभी तक की रिपोर्ट ये रही है और इससे आगे मुझे इस दिशा में काम करना है। समय बदलता रहता है, समय के सापेक्ष नीतियां बदलती रहती हैं, उन नीतियों के अनुसार हमें काम करना पड़ता है। तो गजेटियर उसी हिसाब से दिशा मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तथ्यों के साथ एक इतिहास है, एक जनपद के सभी तथ्यों का संकलन है ये। तो मैं बता रहा था प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें सहूलियत ये होती है, आम आदमी के लिए सहूलियत ये होती है कि दस्तावेजी हो जाता है कि आप एक समय से आप चल रहे हैं, पीछे जो चीजें हुई वो धीरे धीरे, जिसको आप इंग्लिश में एपोक कहते हैं, एक खास समय में जो कोई घटनाक्रम हुआ वो गजेटियर का हिस्सा बन गया, वो धीरे धीरे वो सारी चीजें जुड़ते हुए हिस्ट्री बन जाती हैं। अब क्या होता है कि अगर आप दर्ज कर रहे हैं इन सब चीजों को, गजेटियर का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप दर्ज कर रहे हैं तो आप संस्कृति को, उस समय के समाज को, समाज की हर एक गतिविधि को, प्रशासन को, सबको दर्ज कर रहे हैं और धीरे धीरे इतिहास का कि में एक फैक्चुअल चीजें आ रही हैं। अदरवाइज कोई अगर व्यक्ति लिखेगा इतिहास, और इतिहास में बहुत सारे विवाद क्यों होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर लिखेगा तो बायस न हो, ये हो नहीं सकता, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा और बायस चलो, राइटर अपने अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली उसकी अपनी समझ होती है, समझ के तो जो इतिहास की पुस्तकें लिखेंगे वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से लिखेंगे। और एक और भी चीज है, इतिहास में सामाजिक परंपराएं, सामाजिक व्यवहार ये आए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो इतिहास लिख रहे हैं तो किसी के रेफरेंस से लिख रहे हैं, उसमें मौजूद दस्तावेजों से लिख रहे हैं। अब आपको पता है, खासतौर से मैं भारतीय समाज की बात करूं, एक पूरा समय श्रुति और स्मृति से चला, आपको उस समय का इतिहास तो नहीं मिलेगा। फिर जब चीजें दर्ज होनी भी शुरू हुई तो एक बहुत सीमित दायरे में दर्ज होनी शुरू हुई। समाज की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो जनरली दर्ज नहीं होती, क्योंकि समाज उनको समय के साथ अगली जनरेशन को ट्रांसफर करता रहता है, उसी तरीके चलती है। गजेटियर जैसी चीज जब इन सब चीजों को दर्ज करने लगती है तो वो हम कहाँ से किस तरफ बदलाव ले रहे हैं, हमारी जो परंपराएं हैं कैसे मोड़ ले रही हैं, इन सब का पता चलता है। इसीलिए मैंने ये तय किया कि इन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं पुराने गजेटियरों का अगर हवाला लेकर मुरादाबाद मंडल का गजेटियर, और खास तौर से जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट है, इसके पहले सारे गजेटियर इंग्लिश में रहे, अगर मैं हिंदी में एक गजेटियर प्रस्तुत कर पाऊं और पूरे मंडल को उसमें समाहित कर पाऊं तो हम एक लेवल पर आंकड़ा इकट्ठा कर लेंगे। बहुत चुनौतीपूर्ण ये काम था, पर हमने गजेटियर लिखा और 2 भाग लिखे। अब चाहे संबल हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन सब की जो सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता या जो भी है, हमारा जो पुराना इतिहास जो गजेटियर में पिछले लिखा था वो तो आया ही, जो हमें अन्य स्थलों से मिल गया उसको भी हमने समाहित किया, इन सब के सारे तथ्य हैं। तो बहुत सारी चीजें आएंगी। मसलन अभी आपको अगर सामान्य तौर पे खोजें तो महर्षि कर्म का आश्रम आपको कोट द्वार में बना मिलेगा, लेकिन इसी एक रिसर्च है पूरा, उस रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि महर्षि कर्म का आश्रम माला नदी के किनारे था। रामायण खंगाला, महाभारत खंगाला, अभिज्ञान शाकुंतलम सारी चीजें जब देखी तो उसकी अवस्थिति का एग्जैक्ट जो पता चला वो है बिजनौर में, मंडावर में। तो हमने अपनी गजेटियर में उसको दर्ज किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो थोड़ा सा इतिहास के हाशिए पे चली जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर विवाद खड़े करने वाले इन चीजों को नहीं देखते हैं, वो अपना एग्जैक्टली मिथिकल बना दी जाती है। अच्छा, कई बार ये कहती है कि उसका लिखा हम नहीं लेंगे, लेकिन जब हूबहू डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से मैच कर रहा हो एरिया के साथ, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह पृथ्वीराज चौहान के संबल में मौजूदगी, इसको इतिहासकार सामान्यतः नहीं मानते,
लेकिन जो हमें वहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं, जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें मिलती हैं, जो सामाजिक रीतियाँ मिलती हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हाँ थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो संयोगिता स्वयंवर के लिए थे या किस लिए थे, पर संभल एक बहुत पुराना शहर रहा है और विभिन्न जो काल रहे हैं, जो शासन काल रहे हैं, उन शासन काल में बहुत महत्वपूर्ण प्लेस रहा है। यहाँ तक कि सूबा भी रहा है, यहाँ सूबेदार नियुक्त होते थे। पृथ्वीराज चौहान के समय भी लोग कहेंगे अजमेर से वहाँ क्यों आए। एक महत्वपूर्ण जगह जब रहेगी संभल और बदायूं, तो वहाँ पे कोई किसी शासक की नज़र जो दिल्ली में बैठा और न जाए, ये बहुत कम लगता है। तो थोड़े समय के लिए रहे होंगे। जब हमने गजेटियर में इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया तो वो सबकी खासियतें आई। संभल भी आया और संभल में ये सारी चीज़ें भी आई कि पृथ्वीराज चौहान की चाहे मौजूदगी हो, चाहे जो इतिहास में दर्ज और जो भी था गजेटियर में दर्ज, वो हमने सारा कुछ किया। अब ये चर्चा में इसलिए आया कि एक बहुत प्रोमिनेंटली सारे गजेटियर में जो पिछले हैं, कनिंघम की रिपोर्ट में सब में एक हरि मंदिर का जिक्र है जो वहाँ की जामा मस्जिद है। हमने उसमें अपना कोई ओपिनियन नहीं डाला है, जो जैसा था वैसे प्रेजेंट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे अमरोहा में रानी अंबा देवी, उनका प्रेजेंस है, या फिर एक मिथ था रामपुर में भमरुआ मंदिर का, जिसको ये कहा जाता था कि नवाब ने बनवाया, और दस्तावेजों से पता चला कि नवाब ने नहीं बनवाया, वो महाभारत कालीन मंदिर है। तो बहुत सारी नई चीज़ें भी मिली। रामपुर में जैसे एक मकबरा है जिसको तूती जान का मकबरा कहते थे, और हम तूती को तवायफ बताते थे। हमारे रिसर्च में ये निकला कि ये धारणा ही पूरी तरह गलत थे। वो एक विदुषी महिला थी जो साहित्य और संस्कृति अध्येता थी, और उनका और उनके पुत्रों का यहाँ के संगीत घरानों के विकास में बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक इसी तरह संभल के भी जो फैक्ट थे वो हमने इसमें रखे हैं। गजेटियर एक्चुअली इसी बात के लिए है कि आपके जो एक भौगोलिक दायरा है, उस भौगोलिक दायरे के अंदर की सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ उसमें समेटी जा सकें। सर, आप एक आईएएस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी अध्ययन में भी आपकी काफ़ी रुचि रही है। मेरा सवाल ये था कि आजकल का जो दौर है वो रील्स, इंटरनेट या उसकी जानकारियों को लेकर है, तो इस दौर में पढ़ने का कितना महत्व है, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। देखिए, गजेटियर के पीछे मेरी ये भी सोच थी, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। जो तकनीक है वो हमारे लिए सुविधाएं तो लेके आई हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा है, खासतौर से नई जनरेशन के लिए। पढ़ने का मतलब हमेशा पढ़ना होता है, देखना नहीं होता। लेकिन अभी क्या है कि चूंकि इंटरनेट की पूरी दुनिया का जाल एक कुछ इंच में सिमट आया है, जो हर एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैं सुनता हूँ कि वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फोन पे पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो किताब से है, या फिर अगर वो पढ़ रहे हैं तो अध्यापक से पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि इंटरनेट पे जब बच्चे जाते हैं तो उनको इजी सॉल्यूशन खोजना होता है। जब किताब से, जैसे मैथमेटिक्स को आप ले लीजिए, कोई सा सवाल है, अगर वो सॉल्व कर रहे हैं, जूझेंगे तो तमाम तरीके उसके थ्योरम को करने में लगाएंगे। अगर वो इंटरनेट पे हैं तो तुरंत उनके अंदर कुतूहल जगेगा कि आखिरकार इसका जवाब क्या होगा, तुरंत खोज लेंगे उसका जवाब। तो दिमाग ने तो काम किया नहीं। जो संघर्ष दिमाग का चलता है, जिसमें दिमाग को आप एक खास तरफ फोकस करते हैं, वो फोकस तो छूट गया। तो एक्चुअली में जिसका आपने जिक्र किया, ये पूरी तरह से फोकस खत्म कर रहा है। और फोकस खत्म होने का मतलब सब कुछ, मैं जनरली भी उदाहरण में एकलव्य की देता रहता हूँ, अर्जुन की देता रहता हूँ। जो गुरु द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया, आज वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। जब वो परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि सभी अपने शिष्यों से कि निशाना लगाओ क्या दिख रहा है। अब दिक्कत ये है कि तकनीक ने हमारे जो नई जनरेशन है उसका ध्यान पूरी तरह बटा दिया है। पर इससे भी ज़्यादा गंभीर एक चीज़ आ रही है, इस तकनीक के साइड इफेक्ट ने मानसिक बीमारी को ज़्यादा जन्म लिया है। लोग ज़रूरत से ज़्यादा क्योंकि इस पे फोकस रहते हैं, तो वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। क्या है, एक कमरे में अगर आपने कहीं पे एक गेंद रख दी और किसी बच्चे से आप कहें कि वो गेंद लेके आओ,
तो जरूरी नहीं है कि सीधे वो गेंद की तरफ जाएगा, वो तो हर कोना देखेगा कहाँ गेंद छुपी हो सकती है। इस चक्कर में वो सभी कोने जरूर जाएगा। जो इंटरनेट की और तकनीक की दुनिया खुली हुई है, अगर ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा उस पर पढ़ाई कर रहा है और अपने सब्जेक्ट की ही पढ़ाई कर रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पूरी दुनिया घूमेगा, वो देखेगा। अब क्या है, जैसे आपने जर्नलिज्म में सुना होगा, एक साधारण सी कहावत कही जाती है कि कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो खबर है। क्यों? क्योंकि लोगों में कुतूहल पैदा करता है वो। अब ये जो दुनिया है, खासतौर से सोशल मीडिया की दुनिया, सबको रीच चाहिए। तो रीच चाहिए तो ऐसी चीजें करेंगे जो लोगों में कुतूहल पैदा करे। ठीक उसी तरह जैसे आदमी कुत्ते को काटे वाली कंडीशन होती है, वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है। प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे लोग वैसी ही हरकतें करते जा रहे हैं कि जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये सामान्य है। धीरे धीरे वो सामान्य बनता जाता है, हमारा हिस्सा बनता जाता है। जो हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं है वो हमारी प्रकृति में घुलता मिलता जा रहा है। ये हमारे दिमाग को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है कि इसने कई तरीके के मानसिक विकारों को जन्म दिया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइकाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं साइकाट्रिस्ट से चर्चा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। आप देखिए ना, सुसाइडल रेट इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वल्नरेबिलिटी बढ़ रही। वो जो एक आपाधापी पैदा करता है ना, उस आपाधापी में सब जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। किताब क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि उसको सब कुछ जल्दी में, कम समय में चाहिए। एक तेजी मची हुई है। अच्छा, सबको जब एक बच्चा कहीं से थोड़ा सा ये छिछलापन जो है ना उभर भर के आता है, क्योंकि डीप तो वह है नहीं, तो जब ऊपर का दिखता है तो माँ बाप को लगता है अरे उनका बच्चा तो ज्यादा जान गया, तो हमारे बच्चे को भी जानना चाहिए, फिर वो भी उसको उसी लाइन में लगाते हैं। तो किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो किताबों में, और किताबें फोकस करना आपको सिखाती हैं, सिर्फ महत्व ही नहीं है, ये प्रकृति के अनुरूप है। एक ठीक उसी तरह जैसे कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मेरा दायित्व, अभी मैं दोपहर में अपने बच्चे को यही समझा रहा था कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मेरी ड्यूटी है कि प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं उसमें कहीं मुझसे चूक ना होने पावे। मेरा कार्य प्रशासनिक अधिकारी का है। इसी तरह मेरे बच्चे का जो अभी स्टडी कर रहा है, उसका काम स्टडी करना है, उसकी स्टडी में कहीं चूक ना होने पावे। वो जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स बड़े जरूरी हैं। शो ऑफ ज्यादा लंबा नहीं ले जाएगा, और इसीलिए मैं अर्जुन, एकलव्य, इन सब के उदाहरण देता रहता हूँ। अब ये माँ बाप को भी सोचना है। देखिए, पहले की अपेक्षा माँ बाप ज्यादा जागरूक हुए हैं बच्चों की एजुकेशन को लेके, पर उससे एक समस्या भी पैदा हुई है। इतनी ज्यादा आपाधापी है कि कई बार तो आपको लगता है कि माँ इस लेवल तक पहुंच जाती है कि अगर उसको वश चले तो बच्चे की जगह जाके खुद ही एग्जामिनेशन में बैठ जाए। वो बच्चे को कुछ करने नहीं देना चाहते, जबकि हकीकत यह है कि राम भी राम के तौर पर तब जानेंगे जब उन्होंने सैक्रिफाइस किया। ये जो गजेटियर और कल्चर मैं इसीलिए लेके आ रहा हूं कि आप अपने इतिहास से सीखिए कि आपका इतिहास जो बना वो क्यों बना। तो राम राम, भरत भरत अपने त्याग की वजह से बने। और जितने भी सारी चीजें, त्याग किस चीज का? आपको कोई चीज छोड़ने को नहीं कह रहा है, किसी चीज को पाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करना होगा। तो अध्ययन के लिए तो किताब ही है, और ये मेरा पूरी तरह से मानना है। अभी इसीलिए इस बीच में पूरे मंडल में लगभग 5000 लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश कराई। सर, मैं इसी का आने वाला लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ने की तरफ उन्मुख करूँ। यहाँ तक कि हमने दिव्यांग लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की, उसमें भी बहुत सारी सलाह मिली कि आप AI वर्जन पे जाइए, वो एडवांस वर्जन है, जब उसकी समझ हो जाएगी तो ले जाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो मैंने कहा मैं बच्चे को ब्रेल पे डालूंगा, मैं बच्चे को परिस्थिति, जब ये सब चीजें तकनीक उसके नहीं रहेगी तो कैसे बिहेव करेगा, मैं उसको अपने पैरों पे करना चाहता हूँ। तो जो लाइब्रेरी बनाई उसमें थेरेपी भी कंपलसरी किया कि हम उनकी थेरेपी भी करेंगे। मसलन एक बच्चे का सुनाई नहीं देता, उसने कॉकूलर इम्प्लांट कराया। अब कॉकूलर इम्प्लांट करने के बाद भी उसकी थेरेपी करनी जरूरी है, उसको ट्रेन करना जरूरी है, अदरवाइज वो सुन नहीं पाएगा। सर, जो आप जिस लाइब्रेरी की बात कर रहे थे वो रामपुर रिजा लाइब्रेरी म्यूजियम नहीं, ये तो सबसे पुरानी लाइब्रेरी है यहाँ पर। लेकिन मैं जिस लाइब्रेरी की बात करूँ, भी हाल ही में हमने मुरादाबाद में 3 तहसीलों में एस्टेब्लिश किया है। ये है दिव्यांग बच्चों के लिए लाइब्रेरी। क्या है? इंक्लूसिव होना, समाज के हर एक तबके को जगह मिले इस समाज में। और पहले ये परंपरा थी कि सबके लिए जगह हो। देखिए, कुछ बेसिक्स हैं
हम अब जैसे बुद्ध ने कहा कंपैशन, कंपैशन क्या है? आप दूसरे किस बात से हर्ट होते हैं इस बात का ध्यान रखें। ये जो ड्यूटी हो जाती है घर से ही शुरू होती है। ये जो बच्चे दिव्यांग हैं, हम कहते हैं, कई बार हमसे कहते हैं कि डिसेबल्ड, एक्चुअली में डिसेबल्ड तो हम हैं जो उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। डिसेबिलिटी कहाँ पे फील होती है? जब कोई बच्चा कुदरत की किसी भी अंग, मतलब जो अंग में कहीं किसी कुदरती कमी की वजह से जब बाहर निकलता है और कहीं बाधा पाता है। बाधा किसकी वजह से है? क्या उसकी आंख की वजह से या कान की वजह से है? बाधा समाज ने उसके हिसाब से तैयारी नहीं की, उसकी वजह से है। इसलिए दिव्यांग लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई। और आप देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द दिया तो उसका निहितार्थ यही था कि समाज उन बच्चों को उस तरीके से डेवलप करे। आज भी आप देखेंगे, मैं अभी इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी चीजें करेक्टिव नहीं हो सकती, पर बिल्डिंग्स देखिए, आप छोड़ दीजिए दिव्यांग को, हमारे कितनी बिल्डिंग्स हैं जिसमें जहाँ के शौचालय महिलाओं के प्रति फ्रेंडली हैं। इस बात पे भी हम ध्यान देते हैं, देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जरूरतें अलग हैं। सर, जर्नलिस्ट इंडिया इस पर भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो आप देखेंगे, आप जब यहाँ पे जाएंगे, आप पेट्रोल पंपों पर रुकिए और वहां पे उनसे अगर मांगेंगे कि सैनिटरी पैड है, सर हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, तो सैनिटरी पैड वो आपको देगा। क्योंकि हमने हाईवे पे जितने पेट्रोल पंप हैं उसमें वुमेन जो टॉयलेट है उसको वुमेन फ्रेंडली बनवाया। सर हम कोशिश करेंगे इस मामले में आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि देखें, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है, हमारा भी मुद्दा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, जब मैं लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में पूरा देश था, तो लॉकडाउन के दौरान हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे थे और लोगों के घर तक राशन पहुंचना चाहिए, सब कुछ पहुंचना चाहिए। करीब करीब 12 दिन बाद एक सवाल उठा कि बात बताइए, जनरली महिलाएं जब सैनिटरी पैड खरीदने जाती हैं, अपने लिए पैड खरीदने जाती हैं, तो वो काली पॉलीथीन में लपेट के देता है। आप देखेंगे एक सामान्य परंपरा है। लॉकडाउन में क्या होता होगा? लॉकडाउन में तो सब कुछ आप कह रहे हैं ऑनलाइन तो दे देंगे, डिलीवर तो उसके दरवाजे पे होगा, कहाँ से खरीदेंगे? घंटी बजेगी, पता चले। इसने हमें इंस्पायर किया कि हमने वुमेन हेल्पलाइन शुरू की महिलाओं के लिए, उनके लिए डिस्क्रीट डिलीवरी की फैसिलिटी की। सिर्फ इतना नहीं, 5 लाख सैनिटरी नैपकिन बंटवाए। तो क्या है ये हमारे समाज में, जो हमारे समाज का हिस्सा है, उनको जगह देने के लिए एक जो हमारा दायित्व, उस दायित्व की पूर्ति करते हैं। इसीलिए मैं जब लाइब्रेरी की बात करता हूँ, चाहे दिव्यांग लाइब्रेरी हो, चाहे जो लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, बच्चों को प्राकृतिक तरीके से ग्रो करने के लिए, वो एक लेवल पर तकनीक की मदद तो लेगा, तकनीक पढ़ाई भी जा रही है बच्चों को, स्कूलों में कंप्यूटर भी पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज पढ़ना, कोई चीज जानना और किसी चीज को हर चीज का विकल्प बना लेना, दोनों में अंतर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अंतर बच्चों में बने। सर, कोरोना के दौरान आपने बसें भी चलवाई थी काफ़ी, उस बारे में हम लोगों को पता चला था और देखा भी था, काफ़ी भावुक बताया गया था, काफ़ी भावुक पल था आपके लिए वो, थोड़ा उस बारे में। देखिए क्या है, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है उस समय प्रशासन के लिए एक निर्णय लेना एक बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। लॉकडाउन सबके लिए नया था, एक नया अनुभव था पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और हम उसमें करते हुए सीख रहे थे, क्योंकि हमने कभी इस परिस्थिति को झेला नहीं था। ऐसे में जब लॉकडाउन हुआ तो एक बार की मुश्किल से 5-6 दिन बाद बहुत सारे लोग पैदल ही घरों से निकल पड़े। और जब हमें पता चला कि जब एकाएक रामपुर की सीमा में, मैं तब रामपुर का डीएम था, रामपुर की सीमा में बहुत सारे लोगों के आने की सूचना हुई, तो हम लोग गए और उनसे क्योंकि शुरू में सूचना ये मिली थी कि लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। तो मैं खुद गया, रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे हो रहे हैं, 11 बज रहे थे, और उनसे पूछा कि क्यों बाहर घूम रहे हो। हमें निर्देश किया था कि हम जो जहां पे है उसी जगह पे उसकी व्यवस्था कर दिया, और इसके हिसाब से हमने अरेंजमेंट भी किए थे। प्रॉब्लम क्या थी कि जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे वो कहीं भी रुकने को तैयार नहीं थे। जो सारी सीमाएं तोड़कर पैदल घर को निकल पड़े थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। हमने जब पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई पंजाब से पैदल आ सकता है, या कोई इस रास्ते से इतनी दूर से 3-3 दिन 4-4 दिन बिना खाए पिए पैदल से भी बिहार तक 3 दिन से। तो फिर हमारी पहली ड्यूटी क्या थी कि उनके लिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि उनके लिए खाने की व्यवस्था करो।
लेकिन वो उनको ये लगता था जैसे प्रशासन उनको पकड़ के कैद कर लेगा। उनको समझा बुझा के कि ठीक है हम आपको भेजेंगे, उस रात को रुकवाया, उनके लिए खाने की व्यवस्था की। तब तक धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब आप ये सोचें कि किसी एक जनपद के लिए सभी लोगों को की व्यवस्था कर पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य था। पर अच्छी बात यह थी कि रामपुर में अधिकारियों की टीम तो अच्छी थी, हमारे रामपुर के जो लोग थे वो बड़े सहयोगी रहे और हमने सभी को खाना भी खिलाया। और अगले दिन अब इस बात की चिंता शुरू हुई, हम इनको भेजें कैसे, ये जाना चाहते हैं, जाने कैसे दें। अब जाहिर सी बात है कि हमें शासन की अनुमति लेनी थी। पूरा दिन भर तो लगा, लेकिन अंततः जब मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची कि इनको जाने देना जरूरी है, उन्होंने तुरंत आदेश किया कि इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए और यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि इनको राशन दे के ही विदा किया जाए। वो एक कठिन समय था, कठिन फैसला था, लेकिन सबके सहयोग से आसानी से संभव हो पाया और मुश्किल से कुछ दिन लगे और हमने सबको अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सबको कल्चरली जोड़ते भी हैं, एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। देखिए, कल्चर ही जोड़ता है, मैं क्या जोड़ूंगा, कल्चर ही जोड़ता है। हमारा जो भारतवर्ष का जो संस्कृति है वो जोड़ने वाली है। और आप अगर उसको मापना चाहते हैं तो आप त्योहारों से मापिए। जो हर एक समाज का जो भारत में ओरिजिन हुआ त्योहार है, उससे अगर आप मापेंगे तो आप देखेंगे करीब करीब पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे नववर्ष हो, चाहे कोई भी तीज पहले आता है, फिर त्योहार बाद में आता है। तीज त्योहार पहले ही, तो तीज हो या त्योहार हो, करीब करीब एक ही समय के अंतराल में पड़ता है। ये संयोग नहीं हो सकता। ये भारतीय संस्कृति की विविधता है, जो विशेषता है, जो सारी विविधताओं को एक जगह ले आके कनेक्ट करती है। क्योंकि हम जो हमारे सारे त्योहार हैं या सारी जो परंपराएं हैं वो प्रकृति से गाइडेड है। इसलिए चूंकि ये प्रकृति के अनुरूप है, चूंकि भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, व्यवहार में पूरी तरह से वैज्ञानिक है, इसलिए मुझे लगता है कि ये संस्कृति एक सूत्र में सबको बांधती है, इतने दिनों तक तो बांध के ले आई है। और यही संस्कृति है और यही वजह है कि जैसे एक बाग में इतने सारे फूल खिलते हैं और हम पूरे हिंदुस्तान में इतनी विविधता के होते हुए, ये विविधता सिर्फ व्यक्तियों में नहीं है, आप विविधता भौगोलिक संरचना में देखिए, आप विविधता हर एक तरीके की देख सकते हैं, लेकिन वो एक पहले से रहा है और आज भी एक है, क्योंकि उसके पूरे जो कल्चर है वो कल्चर सबको एक सूत्र में बांधती है। तो बेसिकली वो कल्चर सबको सूत्र में बांध रही है। सर, एक और सवाल करना चाहूँगा मैं, मुझे लगता है कि हम काफ़ी मुद्दों पर बातचीत कर चुके हैं। सर, आज अभी के समय का एक बहुत भयावह, जिसको हम कह सकते हैं, क्राइम सामने आ रहा है, डिजिटल हाउस अरेस्ट। सर, इसको लेकर आप क्या अपनी एक्सपर्ट राय देना चाहते हैं कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए या इसके लिए किस तरह का एक कानून बनाया जाए? देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आप देखेंगे इसमें हेल्पलाइन जारी की गई है, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास। आजकल फोन, अगर हम किसी को फोन करते हैं तो उससे आप पहले देखेंगे ट्यून में, लेकिन उससे पहले भी हेल्पलाइन है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों इस पे जागरूक हैं, जागरूक कर रही हैं लोगों को। और जो की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जब तकनीक है, जब हम वो जितना एक्सपोज हो रहे हैं, अगर उसकी समझ पे फर्क पड़ेगा तो ये खतरे बने रहेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी समझ का होना है। जो मैंने अभी तकनीक, मतलब कि हम उस जाल में न फंस पाए। जो मैंने अभी तकनीक की बात की ना, आप बच्चों के हाथ में, किसी के भी हाथ में कोई भी चीज़ रहेगा और हमेशा आप फोन पे लगे रहेंगे, आदतन आपकी क्यूरियोसिटी है कि हर एक लिंक पे क्लिक करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आप ये हाथ में फोन नाच रहा है। अब हाथ में फोन है तो आपको कुछ ना कुछ करना है, तो रील ही देखे जा रहे हैं। आपने 3 घंटे कब बिताया आपको पता ही नहीं चलता। समय का भी नुकसान। और नुकसान सबको अपना तय करना है, वो नुकसान है या फायदा है सबको अपना तय करना है। मैं किसी के लिए मतलब नियम नहीं बनाऊंगा, ये तो उनको खुद तय करना है। पर इस बात को समझें कि हमारे समय की सार्थकता किस चीज में है।
कितना हमने, या हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के, मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग अपने बच्चों के नाम से भी सोशल मीडिया पेज बना के उसमें बच्चों को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना उनके बच्चों के लिए बेहतर है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही इंसान का ध्येय नहीं रह जाता, वही इंसान का इंसान बने, एक इंसान में क्वालिटेटिव जो चीज़ें वैल्यू आता है वो बहुत सारी और चीज़ों से भी आता है, सिर्फ पैसे से नहीं आता। बहुत ज़रूरी है पैसा, पर क्वालिटेटिव वैल्यू उसमें आवे। तो ये जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं उसी में हम उस जाल में फंसते हैं। दूसरा भय, भय इस बात का कि कहीं एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या पता मैंने कोई गलती की ही हो, लोगों को कॉन्फिडेंट रहना कि मैंने पीछे अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी गलती कर दी कि मैं जब उस भय के अंदर जब रहते हैं तो आपके लिए गलती करना आसान हो जाता है। इसी का भयादोहन लोग करते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से चीजें तो हो ही रही हैं। हम कॉलेज स्तर पर हमारी टीमें जाकर विभिन्न मोहल्लों तक पुलिस की टीमें सबको इस बारे में जागरूक कर रही हैं और कोशिश हम कर रहे हैं कि समाज इतना जागरूक हो कि इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। सर, आप शुरुआती जीवन आपका पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में गुजरा, उसके बाद आप प्रशासनिक में आए, ये मोड़ कैसा जिंदगी का? मैं सिर्फ इतना ही नहीं रहा, मैं टीचिंग की तरफ ही गया। अच्छा। पर संभवतः मैं प्रशासन के लिए ही बना था। संयोग था कि मैं इस तरफ मुड़ गया। जो शुरुआत जो थी, एक्चुअली क्या होता है कि हर आदमी अपना एक उद्देश्य लेके चलता है, एक विजन लेके चलता है जिंदगी का। और मेरा भी एक विजन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकूं, पर एट द सेम टाइम आपको ये होता है कि आपकी लाइवलीहुड भी बनी रहे। तो इसीलिए दिशाएं आदमी अपनी तलाशता है। और पहले टीचिंग, फिर उसके बाद जर्नलिज्म, फिर टीचिंग, फिर उसके बाद संयोग ने ऐसा मोड़ दे दिया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। और जब इसमें आया, पहले जर्नलिज्म के लिए भी करीब 2 साल तो मैंने लगाए ही। एक्टिव जर्नलिज्म में नहीं आ पाया, पर ठीक है, उसके लिए कोशिश करता रहा। बहुत ज़्यादा उसमें मुझे जो मेरे मन की चीज़ है वो कर नहीं पा रहा था, जो आपको सेटिस्फाई करे। फिर जीवन ने एक मोड़ लिया और मैं प्रिपरेशन के लिए लग गया। और फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, 20 साल गुजारने के बाद इस सर्विस में मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में जो आदमी पाना चाहता है, शायद यही था जिसमें मैं फिट बैठता था। कई बार ऐसा होता है आदमी मंजिल पा लेता है, कई बार पूरी उम्र ही भटकता रहता है। सही समय से सही दृष्टिकोण, सही जगह पे जाना बड़ा जरूरी हो जाता है। मुझे शायद सही समय पे दिशा मिल गई और ये मैं कह सकता हूँ मैं अपनी इस सर्विस को एंजॉय करता हूँ। और एंजॉय का सेंस मेरा ये नहीं है कि मैं व्यक्तिगत एंजॉयमेंट, जो ध्येय था उस ध्येय को पूरा कर पाने का मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, पूरा अवसर मुझे मिला। पता नहीं मैं इसके लिए अगर आभार जताने चलूँ, पता नहीं कितनी जरूर। मैंने शुरुआत में ही कही थी इंटरव्यू की कि आपके नाम में ही वो लेकिन अर्थ है। पता नहीं जो भी वजह हो, लेकिन इस सर्विस में आके बहुत सारी चीजें करने का मौका मिला। बड़ी एक वैरायटी ऑफ वर्क आप करते हैं, तो जो आपको ये विविडनेस इस सर्विस में मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबके सेंटर में एक आम आदमी होता है। जब उसको आप सेटिस्फाई कहीं तरीके से देख रहे, जरूरी नहीं कि सभी सेटिस्फाइड होता भी नहीं है। और ये भी सही है कि अगर 6 लोग मेरी तारीफ करेंगे तो 4 लोग मेरे बारे में बुरा ही कहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ को देखने के एंगल होते हैं, इंटरप्रिटेशन के एंगल भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है परसेप्शन। किसी के बारे में आपने परसेप्शन क्या बनाया। जैसे संभल की घटना में आपने कहा कि आपने अच्छे से कंट्रोल किया, पता नहीं कितने लोग इस बात के लिए जिम्मेदार भी मुझे ठहरा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो काम है, इस काम का बड़ा एसेंशियल हिस्सा है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हमें बस ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, जो आपसे अपेक्षा है, एक ड्यूटी, उसको आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो आपने कहा, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ सर्विस में आके। और मुझे
जो एक वो लगता है, जो पैशन है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाता है इसमें। बहुत मौके देती है ये सर्विस कि आप सुविधाएं भी हैं, जितना एक आदमी को कंफर्टेबल लाइफ जिए उतनी है, और प्लस इसी के बीच में बहुत सारे लोगों को, जिसको आप कहते हैं, आप लोगों के सहयोग से फिलैंथ्रोपी भी कर सकते हैं, आप लोगों के सहयोग से जो सोशल सर्विस का काम कर रहे हो वो भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप सारी ड्यूटीज भी कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये सारे काम कर पा रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जर्नलिस्ट इंडिया से जुड़े और बातचीत की हमसे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।